हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों देखो, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की हमने 3 वीडियोस लाए। सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें 1.1 का इंट्रोडक्शन समझा था। सेकंड वीडियो में 1.1 के एनसीईआरटी को सॉल्व किया था। थर्ड वीडियो में 1.2 का इंट्रोडक्शन समझा। फोर्थ वीडियो में 1.2 के एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अब बच्चों एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रूव करो कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखी है, मतलब जो थर्ड वीडियो थी जिसमें 1.2 का हमने इंट्रोडक्शन समझाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने का एक तरीका होता है जिसका नाम है द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, वापस से सुनना होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों कह रहा है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो। तो जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, पहले आप मान लो कि वो नंबर रेशनल है। तो सबसे पहले आप ये देखो दैट रूट 5 बी रेशनल। ठीक है, अब मैंने ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं पहले यहाँ समझाऊंगा, उसके आगे यहाँ, उसके आगे यहाँ, ताकि आपको एक फ्लो में पता चले। ठीक है, अब जैसे ही रेशनल है ना बच्चों, तो मैं बोलूंगा जो रूट 5 है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, जहाँ पे p और q जो है वो आपके इंटीजर्स हैं और जो नीचे होता है q वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जो p और q है ना आपके, वो को प्राइम है। क्या है आपके? को प्राइम। बच्चों को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो मैंने कहा इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों इसके नीचे क्या लगा दो? 1। यहाँ पे हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट 5 की मल्टीप्लाई हो गई q से और 1 की मल्टीप्लाई हो गई p से। तो इसको मैंने लिखा रूट 5 q, इसको मैंने लिखा p। ऐसे कर दिया क्या? अब ना देखो ये रूट है, मुझे रूट नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने कहा देखो ये जो रूट 5 क्यू है इसका भी स्क्वायर हो गया और p का भी क्या हो गया? स्क्वायर। अब बच्चों देखो रूट 5 का जो स्क्वायर होगा ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर, फिर ये हो गया q का स्क्वायर और ये हो गया p का स्क्वायर। बच्चों देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सीधा आ गया 5 q स्क्वायर और इधर p स्क्वायर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब मैंने कहा बच्चों 5q स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर। मैंने कहा ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो क्या मैं आगे लिख सकता हूँ जो q स्क्वायर है वो है p स्क्वायर अपॉन 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा कि जो q स्क्वायर है वो है p स्क्वायर अपॉन 5। अब मैंने कहा बच्चों ये जो 5 है ये p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ऐसे लिखा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। आपको याद है जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सीधा सीधा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट मींस 5 डिवाइड्स p। ठीक है, और बच्चों ये थी थ्योरम 1.2 जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, वो देखना ध्यान से। अब मैंने कहा इसका मतलब है कि ये जो 5 है ना ये p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा ये जो 5 है ये किसको डिवाइड कर रहा है? p को। अब मैंने कहा एक बात बताओ, एक नंबर है 2, वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो काट के कुछ ना कुछ आंसर तो दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मैंने कहा जब ये 5 इस p को डिवाइड करेगा तो काट के कुछ तो आंसर देगा। तो मैंने कहा मान लो वो आंसर क्या है? m। अब ये जो 2 है बच्चों ये एक इंटीजर है। 2 क्या है? एक इंटीजर। तो यानी ये जो m होगा ये भी एक m क्या होगा यहाँ पे अपना? एक इंटीजर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा ये 5 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो p इक्वल टू 5 इंटू m। तो सीधा सीधा p की वैल्यू क्या आ गई? 5m। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब मैंने कहा बच्चों जैसे p की वैल्यू 5m आई है ना, तो 2 जगह स्क्वायर करने होते हैं। एक जगह जब ये रूट है तब स्क्वायर करना होता है और एक जब यहाँ पे वैल्यू आती है तब स्क्वायर करना। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों मैंने कहा यहाँ पे हो गया p का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 5m का स्क्वायर। p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। सही है। अब बच्चों मैंने कहा ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे भैया जरा ध्यान से देखो कि मैंने कहा जो ये वाली वैल्यू है 5q स्क्वायर, ये भी किसकी वैल्यू है? p स्क्वायर की। ये वाली वैल्यू है 25m स्क्वायर, ये भी किसकी वैल्यू है? p स्क्वायर। तो मैंने कहा p स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, p स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो यानी ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना? हाँ है ना? तो मैं यहाँ से ही नहीं बोल सकता, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कंपेयरिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू थी 5q², 5q², और यहाँ पे p² की कितनी वैल्यू है 25m²। ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 × q² = 25 × m²। अब मैंने कहा ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो q² की वैल्यू हो गई 25 × m² अपॉन में 5, 5 1 = 5, 5 5 = 25, तो q² की वैल्यू आ गई 5m²। q² की क्या वैल्यू आ गई 5m²। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। तो बच्चों मैंने यहाँ से देखा, आगे देखना, q² की वैल्यू आ गई 5m²। ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि q² = 5 × m², लिख दिया। अब मैंने कहा ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो जो m² है m² उसकी वैल्यू क्या आ गई q² अपॉन 5। अब बच्चों वही ये वाला थ्योरम, ये वाला कि 5 अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 उसको भी तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ इसके आगे से कि 5 डिवाइड्स q²। अगर 5q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना तो 5q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड q। अब मैंने कहा जो 5 है वो डिवाइड करता है, अब बोलोगे किसको, q को, तो 5 किसको डिवाइड करता है q को। अब कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करेगा कुछ तो नंबर देगा, तो मैंने कहा मान लो वो नंबर है n, और ये जो नंबर है ना आपका, ये जो नंबर है ये भी आपका क्या है इंटीजर, सही है। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 5n, q की वैल्यू कितनी आ गई 5n। अब देखो p की वैल्यू कितनी थी 5m। अब बच्चों यहां से बस खत्म है क्वेश्चन, p की वैल्यू थी 5m, ठीक है, q की वैल्यू है 5n। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कभी मैं p और q में देखूंगा क्या कॉमन है, तो यार एक अंधा भी बता देगा कि भैया देखो ना यहाँ पे 5 कॉमन नहीं दिख रहा क्या, तो मैं ये नहीं बोल सकता। अगर कभी मैंने HCF दिया p और q का तो आंसर क्या आएगा 5। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई, और वो गलती पता है क्या है, वो गलती ये है कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, जब मैंने यहाँ पे इसको रेशनल माना था, तो मैंने कहा था जो p और q है ना वो को प्राइम है, और को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF कितना होगा 1, लेकिन होना चाहिए था 1, HCF आ कितना रहा है 5। क्वेश्चन में HCF आना चाहिए था 1, आंसर में HCF आ कितना रहा है 5, यानी कुछ गलती हो गई। तो मैंने कहा यहाँ पे इनका HCF आ गया 5, HCF कितना आ गया 5। लेकिन हमें क्या पता है कि जो P और Q है उनका HCF आना कितना चाहिए था 1, बट जो P और Q है वो आपके को प्राइम है। कैसे हैं को प्राइम, और को प्राइम है तो उनका HCF P और Q का HCF आना कितना चाहिए था 1, बट आ कितना गया 5। तो यहां से मैं बोलूंगा ना यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो यहां से लिखना है हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है बच्चों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई। अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन है क्या कि भैया देखो HCF होना चाहिए था 1, और कॉन्ट्राडिक्शन यानी गलती ये है कि HCF आ रहा है 5, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि शुरुआत में ना जो √5 है मैंने ना उसको रेशनल मान दिया, लेकिन √5 को रेशनल नहीं मानना था। अगर मैं √5 को रेशनल मानूंगा तो हर बार ये वाली गलती होगी, तो इसका मतलब अगर जब मैं √5 को रेशनल मानूंगा तब ये वाली गलती होगी। इसका मतलब √5 रेशनल तो नहीं है, इसका मतलब √5 रेशनल नहीं है तो क्या है इर्रेशनल। तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पता है क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये वाली जो एजम्पशन करी है ना यही गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। अब मैंने कहा मेरी ना ये वाली एजम्पशन गलत थी। कौन सी वाली, मैंने कहा इस चीज को मैंने एज्यूम ही तो किया है कि √5 रेशनल है, यही एजम्पशन गलत थी। तो अगर √5 रेशनल है ये वाली बात गलत है, तो सही बात कौन सी है कि √5 इर्रेशनल है। तो बस यहां से ही लिख देना हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। समझ आया। देखो एक बार वापस बताता हूं कि किया क्या है मैंने कहा सबसे पहले √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना था, तो √5 को रेशनल मान लो, ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। मैंने कहा रूट हटाना है स्क्वायर कर दो, तो ये वाली वैल्यू आ गई, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके आ गया डिवाइड में। अब मैंने कहा जो 5 है वो p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो जो 5 p को डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, वो एक क्या हो गया इंटीजर। 5 को उधर भेजो तो p की वैल्यू क्या आ गई 5m। अब मैंने कहा 2 जगह स्क्वायर करना है, एक बार यहाँ पे करना है, एक बार यहाँ पे, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू आई। इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। इसको जब इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया
तो मैंने कहा जो ये है ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है और जो ये है ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी अगर ये दोनों पी स्क्वायर की वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कहा जब मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर किया ना तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या आ गई बराबर। फिर मैंने काटाफीटी करी, यहाँ से क्यू स्क्वायर क्या आ गया 5m स्क्वायर। अब मैंने कहा ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। फिर से वही कि 5 अगर क्यू के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा 5 जब क्यू को डिवाइड करेगा कुछ तो वैल्यू देगा, उसका नाम है n और वो भी क्या है एक इंटीजर। 5 को उधर भेजा तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5n। अब मैंने कहा p की वैल्यू है 5m, q की वैल्यू है 5n, दोनों का एचसीएफ आ रहा है 5, दोनों का एचसीएफ आ रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन में दोनों का एचसीएफ आना कितना चाहिए था 1, आ रहा है 5, आना चाहिए था 1। कुछ गलती हो गई, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्रडिक्शन ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने √5 को रेशनल माना था और ये एजम्पशन ही गलत थी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है क्योंकि जो हमारी एजम्पशन थी ना वो गलत थी। तो मैंने कहा हमारी कौन सी एजम्पशन गलत थी, ये वाली एजम्पशन कि √5 रेशनल है, ये एजम्पशन गलत थी। तो सही एजम्पशन क्या होगी कि √5 रेशनल ना होके √5 क्या है इर्रेशनल। तो आगे मैंने लिख दिया जो √5 वो क्या है इर्रेशनल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रूफ करो 3 + 2√5 इर्रेशनल है। तो बच्चों वही पहला स्टेप तो सबके लिए सेम है कि हमें ये मानना है कि दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ना कोई मेरे को ये मत कहना कि भैया जरा देखो सेंटेंस में ना आप कहीं कैपिटल यूज नहीं कर सकते। भाई मैथ्स है, कुछ भी कर सकते हैं ना, इंग्लिश की क्लास थोड़ी है, इतना चलता है यहाँ। ठीक है, तो मैंने ये माना कि दैट 3 + 2√5 रेशनल है। अब मैंने कहा ये जो 3 + 2√5 है अगर ये रेशनल है तो ये किसके बराबर होगा p/q। जहां पे ये जो p और q है ये दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स वो होते हैं या तो नेगेटिव होंगे या तो जीरो होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होंगे। चलो जो नीचे वाली वैल्यू है q वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। p और q कैसे हैं कोप्राइम। और कोप्राइम का क्या मतलब था कि जो जब मैं एचसीएफ करूंगा ना p और q का वो कितना आएगा एक। जैसे 10 और 11 कुछ कॉमन है नहीं तो एक ही कॉमन है ना, उस टाइप उसको कहते हैं कोप्राइम। ये हो गया। अब मैंने कहा देखो तो ये है 3 + 2√5 बराबर है p/q के। सही है। अब मैंने कहा 3 को उधर भेज दो तो ये हो गया 2√5 बराबर है p/q - 3 के। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा इसके नीचे 1 है, जरा एलसीएम लो, इधर आ गया q। अब बच्चों देखो जिसको ना इस टाइप के एलसीएम में दिक्कत आती है कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा p देखो माइनस है माइनस, और ये जो नीचे वाला नंबर है ना ये इसको भी दे दो तो ये हो गया p - 3q। क्लियर। वापस सुनो, q और 1 का एलसीएम आ गया q, तो यहाँ पे तो सीधा p लिख दो, माइनस है तो माइनस, लेकिन इस वाले नंबर को ये वाला भी दे दो। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो 2√5 है ये अपना आ गया p - 3q/q। अब मैंने कहा 2√5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √5, ये आ गया p - 3q/q। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो जो √5 है उसकी वैल्यू आ गई p - 3q/ ये डिवाइड में चला गया तो ऐसा आ गया 2q। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आप ही बताओ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे ठीक है, इसके आगे। तो मैंने कहा क्या लिखा हुआ है √5 किसके बराबर है p - 3q/2q के। सही है। अब मुझे एक बात बताओ p और q क्या है इंटीजर्स। अच्छा 3 क्या है, 3 एक रेशनल नंबर है। तो मैंने कहा ये जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी ये क्या आएगी इंटीजर, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी क्या है इंटीजर। सिंपल सी बात है। लेकिन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में इस √5 को हमने क्या प्रूव किया है इर्रेशनल। और सुनना कभी भी इंटीजर अपॉन इंटीजर आता है तो वो होता है रेशनल। वो क्या होता है रेशनल। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वल के इस तरफ इर्रेशनल नंबर है और इक्वल के इस तरफ रेशनल नंबर है, तो यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इर्रेशनल नंबर है ना वो रेशनल नंबर के बराबर हो रहा है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो लिखोगे कैसे, यहाँ ये लिखोगे कि यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे ये समझ में आया कि √5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है वो बराबर हो रहा है p - 3q/2q के, जो कि एक रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल और रेशनल बराबर हो ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बराबर हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो यहाँ लिखोगे हेयर √5 जो कि एक क्या है इर्रेशनल नंबर, वो बराबर हो रहा है इज बिकमिंग इक्वल टू,
ये किसके बराबर हो रहा है? तो ये है p माइनस 3q अपॉन 2q के, और ये क्या है? एक रेशनल नंबर, इसके बराबर हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसके आगे लिखोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। और ये कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों इस वजह से आई है क्योंकि ये वाला जो एजम्पशन था ना, ये वाला कि मान लो कि ये रेशनल है, ये गलत था। ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। अब मैंने कहा कि हमारी रॉन्ग एजम्पशन क्या थी? हमने गलत ये माना कि जो 3 + 2√5 है उसको रेशनल हमने माना, ये वाली एजम्पशन हमारी गलत हो गई। तो मैंने कहा अगर 3 + 2√5 वाली, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन गलत है। तो सही एजम्पशन कौन सी है? कि जो 3 + 2√5 है वो रेशनल ना होके क्या है? इरेशनल। तो जस्ट इसके आगे यही लिखना है, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट में ये वाली लाइन चिपका देनी है सीधा सीधा। समझ आया? नोट करो। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बोला है कि भाई प्रूफ करो कि नहीं ये इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, तीनों में जो भी आपको वैल्यूज दिया है ना उनको इरेशनल प्रूफ करो, ये दिखाना है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो 1/√2 है ना, इसको आपको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। अब मैंने कहा बच्चों ये 1/√2 को इरेशनल प्रूफ कैसे करोगे? तो जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा सबसे पहले आप ये मान लो कि ये क्या होगा? रेशनल। तो दैट 1/√2 be a रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो 1/√2 है ये किसके बराबर होगा? p अपॉन q, जहां पे p और q आपके क्या होंगे? इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज जो p और q है वो कैसे होने चाहिए? कोप्राइम। इसका मतलब जब मैं HCF करूंगा P और Q का तो आना कितना चाहिए? 1। अब मैंने कहा कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दिया। तो 1 × Q इज इक्वल टू √2 × P। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या करना है? ये हो गया Q, ये हो गया √2 × P। मैंने कहा P को इधर भेजो, तो Q अपॉन P बराबर किसके आ गया? √2 के। अब बच्चों मैंने कहा एक बात बताओ, P और Q कैसे हैं? इंटीजर्स। और Q और P भी क्या होंगे? इंटीजर्स। ये भी क्या है? इंटीजर। और ये भी क्या है? इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब मैंने कहा देखो P अपॉन Q रेशनल था, तो Q अपॉन P भी तो रेशनल होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा जो ये वाली वैल्यू है, ये कैसी है? रेशनल। ये वाली वैल्यू कैसी है? रेशनल नंबर। लेकिन बच्चों हम ये बताओ जो √2 होता है वो कैसा होता है? इरेशनल। भाई पता है ना, हमने प्रूफ कर रखा है। √2 कैसा होता है? इरेशनल। √2 कैसा होता है? इरेशनल। तो मैंने कहा यानी एक चीज देखी आपने, एक चीज गलत हो गई। वो गलत क्या है कि ना इक्वल के इस तरफ है रेशनल नंबर और इक्वल के इस तरफ क्या है? इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर तो आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है, यानी यहाँ पे कुछ गलती हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? कुछ गलती। तो इसके आगे वही यहाँ पे, अब आप इसको लिखोगे कैसे? आप ये लिखोगे हेयर Q/P जो कि एक क्या है? रेशनल नंबर is becoming equal to √2 जो कि क्या है? इरेशनल नंबर। वापस सुनो, मैं कहता हूं Q अपॉन P रेशनल नंबर है, ये बराबर हो रहा है is becoming equal to √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यानी यहाँ पे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसके आगे हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि ना हमने ना एक गलत एजम्पशन दे दी, और वो गलत एजम्पशन ये थी कि जो 1/√2 है ना उसको रेशनल मान दिया। यही गलती हो गई हमसे। तो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है बच्चों क्योंकि ना जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी, और वो गलत एजम्पशन हमने ये मान दी कि चलो भाई मान लेते हैं कि जो 1/√2 था वो रेशनल है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 1/√2 रेशनल है, यहाँ पे गलती हो गई। इसका मतलब 1/√2 रेशनल नहीं है। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल। तो ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, बस इसके आगे कुछ नहीं। जो 1/√2 है वो क्या प्रूफ हो गया? इरेशनल। हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर।
देखो वापस सुनो क्या हुआ, ये 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो सबसे पहले मैंने इसको रेशनल के बराबर कर दिया। जैसे ही रेशनल बोला तो p और q इंटीजर्स हो गए, q 0 नहीं होगा, p और q को प्राइम हो गए, HCF 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। मैंने कहा ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये रेशनल है, जो राइट वाली वैल्यू है क्या है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे रेशनल और इरेशनल बराबर हो रहे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे रेशनल बराबर हो रहा है इरेशनल के, और ये चीज एक गलती है, तो ये चीज एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन मान दी, और वो गलत एजम्पशन ये मान दी कि चलो भाई मान देते हैं कि जो 1/√2 है वो रेशनल है। ये गलत एजम्पशन है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो मैंने कहा 1/√2 रेशनल है, ये एजम्पशन गलत है। तो सही एजम्पशन क्या है कि 1/√2 रेशनल ना होके 1/√2 क्या है, इरेशनल। तो ये हमारी सही एजम्पशन है, और जैसे ही ये दिखा तो प्रूफ कर दिया हमने, हेंस प्रूफ्ड। समझ आया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसमें आपको 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो बच्चों वही सबसे पहले आप ये बोलोगे दैट 7√5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ही रेशनल नंबर हो गया तो मैं ये लिखूंगा 7√5 बराबर है p अपॉन q। अब यहाँ पे क्या दिखता है, सुनो इधर आओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो p और q है ना वो इंटीजर्स हैं, तो सबसे पहले देखो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और जो नीचे आ रहा है क्या आ रहा है, q, ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा p और q और कैसे होने चाहिए, कोप्राइम। कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इनका HCF कितना होना चाहिए, 1। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है, 1 लिख दिया। अब मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 7 × √5 करके लिख सकता हूँ, और ये क्या है p अपॉन q। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में आ गया, डिवाइड। तो √5 हो गया p अपॉन q, और ये नीचे आ गया तो यहाँ लिख दूँ, 7 कहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया। अब मैंने कहा बताओ जरा ये वाली वैल्यू कैसी है, इरेशनल। भाई पूरी दुनिया जानती है ये वाली वैल्यू कैसी है, इरेशनल। और मैंने कहा एक बात बताओ, p और q कैसे थे, रेशनल। 7 1 क्या है, रेशनल, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये कैसी है, रेशनल। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ गलती दिख रही है आपको। गलती ये है कि एक इरेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर हो रहा है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप ये देखोगे यहाँ पे जो √5 एक इरेशनल नंबर है वो बराबर हो रहा है p अपॉन 7q, जो कि एक रेशनल नंबर है। बट एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर तो बराबर हो ही नहीं सकते। अगर बराबर हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये गलत है। तो मैंने कहा 7√5 p अपॉन q, यानी 7√5 रेशनल है, ये वाली एजम्पशन गलत है। तो 7√5 रेशनल है, ये वाली बात गलत है। तो सही बात ये है कि 7√5 रेशनल ना होके 7√5 क्या है, इरेशनल। तो बस देखो, तो यहाँ लिखोगे हेयर √5 जो कि क्या है, इरेशनल नंबर, ये बराबर हो रहा है इसके, इज बिकमिंग इक्वल टू p अपॉन 7q, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। p अपॉन 7q क्या है, एक रेशनल नंबर। ये इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। और बच्चों ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई है क्योंकि ना हमने गलत एजम्पशन मान ली, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। और ये रॉन्ग एजम्पशन क्या थी, ये गलत एजम्पशन ये थी कि क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने 7√5 को रेशनल माना, ये एजम्पशन ही गलत थी। तो 7√5 रेशनल होगा, ये एजम्पशन गलत है। तो सही एजम्पशन क्या है, सही एजम्पशन ये है कि 7√5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो बस इसके आगे कुछ नहीं, हेंस जो 7√5 है इज इरेशनल नंबर। समझ आया, नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट ये कह रहा है कि 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करो। तो बच्चों वही, जिसको इरेशनल प्रूफ करना होता है पहले हम उसको क्या मान लेते हैं, रेशनल, ठीक है। तो लेट 6 + √2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 + √2 किसके बराबर है, p अपॉन q। अब ध्यान से सुनना, जहां p और q क्या होंगे, इंटीजर्स, और नीचे क्या है, p की q, तो आप बोलोगे q, तो जो नीचे है ना वो 0 नहीं हो सकता, तो q कैन नॉट बी 0।
पी और क्यू होने चाहिए को प्राइम, पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम, सही है। और को प्राइम जो होते हैं बच्चों, पी और क्यू को प्राइम होंगे, और जो को प्राइम होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है, 1। तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू कितना होना चाहिए, 1। सही है क्या, सही है क्या। अब देखो ये 6 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -6, ऐसे लिख दिया। इसके नीचे क्या लगा सकता हूँ 1, तो मैंने लिखा √2 = ये हो गया q। अब मैंने कहा देखो ये वाला तरीका मैंने आपको बताया है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, माइनस को एज इट इज लिखो, इस नंबर को एज इट इज लिखो, और इस नंबर के साथ ना इसको लिख दो, जिसको नहीं आता। बाकी जिसको एलसीएम लेना आता है वो तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, सब एज इट इज, बस जो यहाँ नंबर आएगा ना उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, ये जो √2 है ये इरेशनल है कि नहीं, ये √2 है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, सही बात है। और जो ये वाला नंबर है, ये वाला, ये कैसा है, रेशनल नंबर, ये कैसा है, रेशनल नंबर। अभी तक तो आपको आइडिया लगी क्या होगा, क्यों P और Q रेशनल है, 6 रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा। अब मैंने कहा एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा ये लिख दूँ कि यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है जो कि बराबर हो रहा है P - 6Q/Q के, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखूंगा हेयर √2 जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये बराबर हो रहा है, इज बिकमिंग इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, P - 6Q/Q, P - 6Q/Q, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर। अब आप ही बताओ बच्चों, रेशनल और इरेशनल बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि ना हमने ना कुछ गलत एज्यूम कर दिया, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। और बच्चों ये गलत एजम्पशन ये थी कि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने क्या बोला कि चलो भाई मान लेते हैं कि जो 6 + √2 है ना वो रेशनल है। तो जब मैं ये मानूंगा कि 6 + √2 रेशनल है, तब हमारी एजम्पशन गलत होगी, और जैसे ही एजम्पशन गलत होगी तो ये वाली कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो मैंने कहा अगर मेरे को ये वाली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहिए तो ये एजम्पशन गलत है। तो मैंने कहा अगर 6 + √2 तो रेशनल माना है और ये एजम्पशन गलत है, तो सही एजम्पशन क्या है। तो आप बोलोगे देखो भैया नंबर 2 ही होते हैं, एक होता है रेशनल, एक क्या होता है, इरेशनल। और मैंने कहा 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन गलत है। तो सही एजम्पशन क्या होगी कि 6 + √2 रेशनल नहीं है, 6 + √2 क्या है, इरेशनल। तो बस आगे कुछ नहीं करना, ये लिख दो हैंस 6 + √2 इज इरेशनल लिखना था, इज अ इरेशनल नंबर। समझ आया। तो बच्चों देखो ऐसा था, ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। और काफी आसान चैप्टर था, इसको आप 4 वीडियोस में हमने खत्म किया। पहली वीडियो में 1.1 इंट्रोडक्शन, दूसरी में 1.1 सॉल्यूशन, तीसरी में 1.2 इंट्रोडक्शन, ये चौथी है 1.2 सॉल्यूशंस। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जांपल और एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खुद सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि किस बच्चे को किस में क्या डाउट आ जाए, ठीक है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप सॉल्व करो, जो डाउट आता है वो देखो, और जो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छे से आता है उसको भी जरूर देखो, और उससे मैच करो कि मैंने कैसे किया है, आपने कैसे किया है, ठीक है। और ताकि जो आपकी मिनिमम गलतियां जो है वो मिनिमम हो सके, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो 10th क्लास है ना, यहाँ से हमें गलतियों को करने का चांस ही खत्म कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब 11th और 12th आती है ना, तो गलतियां कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक मैथ्स और फंडामेंटल मैथ्स होती है बच्चों, उसमें अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हमें कॉन्सेप्ट को जाना होगा। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ, तो सीधा उसकी एक्सरसाइज पे नहीं जाना, उससे पहले जरा देखो उस चैप्टर की थ्योरी क्या है, जो कि एनसीईआरटी में लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कि जरा इसमें कौन कौन से थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद देखो कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। उसके बाद देखो थ्योरम्स और फॉर्मूले और जो नॉलेज है उसको एग्जांपल्स में अप्लाई कैसे किया हुआ है। जब इतना आप समझ लो तो उसके बाद समझ गए, उसके बाद एग्जांपल्स को खुद से करने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझे थ्योरी और जो फॉर्मूले हैं और जो एग्जांपल है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए, तब जाओ एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। फिर जो होते अच्छी बात है, जो नहीं होते उन्हें मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। फिर जब टीचर कराते तो मैच करो, समझे। ये तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। और
ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, तो 10th में अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। जिसमें ऑल द बेस्ट।